अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा सेकेंड ईयर का फोर्थ टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ समझनी है और वो है हमारे पास एरिया। एरिया बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक प्लेन मिलती है जो कि स्केलर है, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगी। यानी अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल हो तो एरिया की डायरेक्शन वर्टिकल है, और अगर प्लेन वर्टिकल होगी तो एरिया की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी। यानी हम कह सकते हैं कि प्लेन एरिया और वेक्टर एरिया हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसके लिए हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक कोई भी रीजन है, लेंथ है, विड्थ है और एक एरिया है। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो ये जो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है फ्लक्स। तो यानी हम फ्लक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। इसकी सिंबल फाई होती है और इसका फार्मूला हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ई की यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है, ए की स्क्वायर होती है, तो यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये नंबर है या काउंट है, और हम जानते हैं कि जब किसी चीज़ को काउंट किया जाता है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब हम आते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एरिया जो है उस किसी भी एंगल पे पड़ा हुआ है। हम मिसाल लेते हैं कि एरिया किसी भी एक एंगल पे पड़ा हुआ है और इसकी जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। यानी प्लेन एरिया एंड डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमारे पास है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम इस एरिया के दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। पहले हम प्लेन के बना के देखते हैं। तो एक वर्टिकल प्लेन बन रही है, ब्लैक कलर में बनाई है, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रही है जो कि ब्लू कलर में बनाई है। अगर हम वेक्टर की दो कंपोनेंट्स बनाएं तो एक बनेगा ए कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर, दूसरा बनेगा ए साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। अब हम देख सकते हैं जो आई यूनिट वेक्टर है ये वर्टिकल प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है वर्टिकल प्लेन जो है वो है ए कॉस थीटा, और जो जे यूनिट वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है परपेंडिकुलर, तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। अब यहाँ पे जो सारी की सारी लाइंस हैं वो इस ब्लैक रीजन में से पास हो रही हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू ए कॉस थीटा रीजन एंड नो लाइन इज पासिंग थ्रू ए साइन थीटा। तो इसका मतलब है कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव कंपोनेंट है एरिया का वो है आपके पास ए कॉस थीटा। अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव एरिया लेंगे, और इफेक्टिव एरिया की वजह से फ्लक्स का फार्मूला जो होगा वो हो जाएगा ई फील्ड इनटू इफेक्टिव एरिया या ए कॉस थीटा। कॉस थीटा को हटा के डॉट यूज किया जाता है, इसी वजह से फार्मूला होता है ई डॉट ए। अब हम सेकंड केस कंसिडर करते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। When plane area is held perpendicular to the electric field lines, then the flux will be maximum. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब प्लेन एरिया जैसे ब्लू वाला पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ब्लैक एरो के परपेंडिकुलर है, तो जो वेक्टर एरिया है या एरिया की जो डायरेक्शन है जो कि पर्पल कलर में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो when plane area is held perpendicular to the electric field line, then the angle between electric field and area is 0 and cos 0 1। इस वजह से फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर हम एक और केस कंसिडर करें कि फ्लक्स मिनिमम कब होगा, तो उसके लिए व्हेन प्लेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू रीजन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है, तो एरिया की डायरेक्शन जो कि पर्पल कलर में शो की है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे एंगल क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन के दरमियान, वो बनेगा 90 डिग्री। तो जब हम cos 90 पुट करेंगे तो एंगल आ जाएगा cos 90 हमारे पास हो जाता है 0, और इस वजह से फ्लक्स भी 0 आंसर देगा। यानी व्हेन प्लेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन द फ्लक्स विल बी मिनिमम। अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एंगल पे
हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो होगा हमारे पास ई ए कॉस थीटा, और व्हेन प्लेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, क्योंकि कॉस थीटा में थीटा 0 होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास प्लेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन द फ्लक्स विल बी मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स समझने के लिए सबसे पहले तो हम एक क्लोज शेप लेते हैं। हम मिसाल ले लेते हैं एक क्यूबिक बॉक्स की या एक डब्बे की। तो जैसे हमारे पास अगर एक क्यूब हो तो इस क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, और इस केस में एरिया की कोई एक डायरेक्शन नहीं होगी। जो टॉप वाली साइड है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, बॉटम वाली साइड की डायरेक्शन नीचे है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एरिया की एक डायरेक्शन ना हो तो हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे इसको यहाँ पे 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे। अगर हमारे पास कोई स्फीयर हो तो स्फीयर के केस में हम स्फीयर को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे, और ये जो एक छोटा सा टुकड़ा है अब इसकी एक डायरेक्शन होगी और वो होगी परपेंडिकुलर टू दैट क्यूबिक पैच। ठीक है, तो इसकी हम एरिया की डायरेक्शन यहाँ से पुट करेंगे कि हर पॉइंट पे एरिया की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जो डायरेक्शन है वो है परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट। अगर हमारे पास किसी भी क्लोज शेप के में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हों तो हम हमेशा फ्लक्स को पॉजिटिव लेंगे, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इनसाइड आ रही हों तो हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स नेगेटिव होगा। अगर हम एक ही क्यूब में पॉजिटिव और नेगेटिव रख दें तो जितनी लाइंस बाहर जाएंगी उतनी ही अंदर आएंगी, फ्लक्स 0 हो जाएगा। यानी हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में इंटर होने वाली लाइंस और इजेक्ट होने वाली लाइंस बराबर हों तो इस केस में हमारे पास फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। अब हम क्या करते हैं कि हम फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस को और डिटेल में स्टडी करते हैं, तो हमारे पास एक चीज़ आती है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट जो होती है वो हमारे पास होती है फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to 1 over epsilon naught यानी permittivity of medium multiply by the charge enclosed that surface। और अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखना चाहें तो मैथमेटिकल फॉर्म जो होगी हमारे पास phi is equal to q over epsilon। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है और स्फीयर के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज q पड़ा है। अब q से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि हम तमाम जो पैचेस है, तमाम जो स्फीयर है, इसको पैचेस में डिवाइड कर लेंगे और हर पैच की जो डायरेक्शन होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा इज इक्वल टू 0। कोई और पैच लें तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल ही होंगे, यानी हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल है, थीटा 0 होगा। तो अगर हम पहले पैच के क्रॉस फ्लक्स कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा E1 डेल्टा A1, और इसी तरह सेकंड के लिए हो जाएगा E2 डेल्टा A2, और हम इसी तरह सारे कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे कि हमने पढ़ा है कि फार्मूला होता है E इज इक्वल टू KQ ओवर R। K, Q और R की वैल्यू तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेम है, इस वजह से ये सब सेम होंगी। जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करते हुए जब हम phi टोटल इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस अप टू सो ऑन phi n करेंगे तो इनको ऐड करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन आ जाएगी और अंदर बचेगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू सो ऑन डेल्टा AN। और ये जो तमाम पैचेस हैं इनको ऐड करने से स्फीयर मिलेगी, और स्फीयर का जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है 4πr²। अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पुट कर दें KQ ओवर R² इंटू 4πr², और यहाँ पे अगर हम K की भी वैल्यू पुट कर दें तो 4πr² कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारे पास ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हमारे पास अगर जो शेप है वो यूनिफॉर्म नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, इर्रेगुलर है, और इसी तरह इसमें चार्ज भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई एक चार्ज लेके उसके गिर्द हम एक यूनिफॉर्म स्फीयर ड्रा कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे
Q1 को अगर लें, पहले Q1 के अक्रॉस फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जब हम उसके गिर्द सर्कल लगाएंगे तो हमारे पास ये बिल्कुल पहले वाले केस जैसा हो जाएगा। तो ये जो रेड वाला रीजन है ये कहलाएगा गॉसियन सरफेस। तो इसकी वजह से फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा Q1 ओवर एप्सिलॉन, जैसे अभी हमने पीछे ड्राइव किया। इसी तरह अगर Q2 के लिए किया जाए तो वो हमारे पास हो जाएगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसी तरह Qn के लिए हो जाएगा Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम सबको ऐड करेंगे तो सब में एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में कॉमन है। इस वजह से हमारे पास जो अगर phi1 प्लस phi2 प्लस अप टू सो ऑन phi n को ऐड किया जाए तो हमारे पास 1 ओवर एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, और अंदर हमारे पास Q1 प्लस Q2 अप टू सो ऑन Qn बन जाएगा, जो कि टोटल फ्लक्स इनक्लोज दैट ब्लैक सरफेस है, जिसको हम चार्ज इनक्लोज्ड भी कह सकते हैं। तो यहां से हमारे पास प्रूव हो जाता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम ऑफ चार्ज इनक्लोज दैट सरफेस। यहां पे आज हमारा लेक्चर ख़त्म होगा, और काइंडली जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग।